2 देवरानी आने के बाद जेठानी ने सुकून से चलाया अपना लंच बॉक्स व्यापार। दोपहर में सभी के घर से चले जाने के बाद कनिका रसोई में जाती है। तड़के वाली दाल के साथ चावल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और रायता बनाकर तैयार कर देती है और 2 लंच बॉक्स कबर्ड से निकालते हुए मन ही मन, अभी तक कोई भी घर नहीं आया, यही सही मौका है चुपचाप घर से निकलने का, वरना माँ जी फिर से टोकना शुरू कर देंगी। मुझे याद है कि उस दिन माँ जी कितना गुस्सा हुई थी। अपनी शादी के कुछ दिन बाद एक ऑर्डर पर कनिका ने लंच बॉक्स तैयार किया और जैसे ही वो फूड डिलीवरी देने के लिए बाहर निकल रही थी तभी उसकी सास सुमित्रा गुस्सा करते हुए, बहू, मैंने तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही मना किया था ना कि तुम आज के बाद कभी भी ये फूड डिलीवरी का काम नहीं करोगी। फिर तुम ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, मेरे कुछ पुराने कस्टमर हैं जिन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और इस खाने को बेचकर मैं अपने घर वालों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि पिताजी बीमार रहते हैं और कमाने वाला उनके सिवा हमारे घर पर कोई नहीं है। तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन अब तुम हमारे इस लखपति घर की बहू हो। तुम्हें ये सब बेइज्जती वाला काम करने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार, जो आज के बाद इस फूड डिलीवरी के बारे में सोचा भी तो अंदर जाओ। कनिका लंच बॉक्स में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और रायता पैक करती है और दबे पांव घर से बाहर निकल जाती है। ऑफिस की उस बड़ी इमारत के पास पहुंचती है जहां ग्राहक उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर उसे टिफिन देते हुए कनिका, भैया लीजिए, ये रहा आपका गर्मा गर्म टिफिन। आज दाल, चावल, सब्जी, रोटी और रायता है। अरे कनिका जी, आपके हाथ के खाने की खुशबू ही इतनी बेहतरीन होती है कि सच में भूख अपने आप बढ़ जाती है। चलिए, मैं तुरंत ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है भैया। नीलेश तुरंत अपने मोबाइल से कनिका के मोबाइल में पैसे ट्रांसफर कर देता है। कनिका तुरंत अपने फोन से एक नंबर पर पैसे ट्रांसफर करती है और साथ में एक छोटा सा जरूरी मैसेज भी टाइप करके भेज देती है। मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप तुरंत जाकर डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेना। उसके बाद कनिका वापस अपने घर आ जाती है। वो जैसे ही अंदर कदम रखती है तभी सामने हॉल में बैठी हुई नंद नताशा उसे देखकर मुंह बनाते हुए, अरे भाभी, मैं सुबह से आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, अब कहाँ थी? नताशा, मैं तो बस घर के पास ही थोड़ी ताजी सब्जी लेने के लिए गई थी, लेकिन सब्जियां ताजी नहीं थी तो मुझे खाली हाथ ही आना पड़ा। तभी सास सुमित्रा वहां आकर, सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है नताशा? और बहू, तू कहाँ से आ रही है? माँ जी, वो मैं सब्जियां लेने गई थी लेकिन ताजी सब्जियां नहीं मिली। ऐसा कहकर कनिका तेजी से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है। कमरे में जाकर वो थककर बैठ जाती है। तभी कनिका की आंखों के सामने अपने मायके का पुराना समय घूमने लगता है, जब वो अपने माता पिता के साथ रसोई में मिलकर काम किया करती थी। कनिका अपनी माँ के साथ रसोई में चिकन बिरयानी बना रही थी। तभी कनिका के पिता वहां आकर, बेटा कनिका, तुम्हारी बिरयानी अब तक बनी या नहीं? समय पर लंच बॉक्स भी पहुंचाना है। ग्राहक हमारे खाने की तारीफ तभी करेंगे जब समय पर उन्हें खाना मिलेगा। जी, आप हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये तो आजकल इतनी समझदार हो गई है कि बिना मेरी मदद के भी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। देख नहीं रहे हैं बिरयानी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है? माँ, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। आप दोनों की सीख की वजह से ही आज मैं इतने सारे काम एक साथ आसानी से कर पा रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं एक बड़ा सा टिफिन सेंटर खोल लूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी, पर अब तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं। हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी के बाद ही ऐसा कुछ करेंगे। कनिका देखती है कि मानसी उसकी शादी की बात सुनकर बहुत उदास हो गई। माँ, आप उदास क्यों हो रही हैं? भले ही मेरी शादी हो जाए, पर मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं बेटी नहीं बल्कि आपके बेटे का फर्ज निभाऊंगी। कनिका अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। तभी राघव अंदर आकर कनिका से, कनिका, तुम यहाँ कमरे में अकेले बैठी हुई इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो? क्या बात है? राघव, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। क्या हम दोनों एक बार घर पर बात करके उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकते? कनिका, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। मम्मी पापा ने तुम्हें इस घर में अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर तुमने तो मुझसे कहा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं अपने बीमार पिता का हालचाल जानने तक के लिए भी नहीं जा सकती? देखो कनिका, फैक्ट्री में सारा दिन काम करके मेरा दिमाग पहले ही बहुत तनाव में रहता है। इस तरह की बातें करके तो मेरा सिर दर्द और ज्यादा मत बढ़ाओ। राघव गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है और कनिका चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसके बाद वो उठकर रसोई की तरफ जाती है और रसोई में खाना बनाते हुए कनिका अपने आप से, मुझे किसी भी हालत में अपने परिवार की मदद करनी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना उठानी पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कनिका आटा गूंथने लगती है और तभी उसे अपने जीवन का वो दिन याद आता है जब उसे टिफिन व्यापार का पहला ऑर्डर मिला था। माँ, आज पिताजी लंच बॉक्स का ऑर्डर लेने गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें लंच बॉक्स का ऑर्डर जरूर मिलेगा। तभी देवेश वहां आकर सभी को बताते हुए, बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और आज हमें 3 नए ऑर्डर मिल गए हैं।
कल सुबह से ही हमें पूरी तैयारी के साथ अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगले दिन कनिका सुबह अपनी माँ के साथ छोले भटूरे, राजमा चावल बनाकर 3 लंच बॉक्स में पैक करते हुए। माँ देखना, सभी को हमारा ये लंच बॉक्स बहुत पसंद आएगा और हमें और भी ऑर्डर मिलेंगे। कनिका लंच बॉक्स पैक करके उसे अपने पिता को दे देती है और उसी के पिता लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। गैस में रखे कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर कनिका फिर से वर्तमान में लौट आती है और तेजी से रोटियां सेकने लगती है। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है और नताशा उठकर दरवाजा खोलते हुए, अरे बुआ जी, आप आ गई। सच कहूँ तो आप बहुत ही सही वक्त पर घर आई हैं। भाभी ने अभी गर्मा गर्म खाने तैयार किया है। वाह नताशा, घर में कदम रखते ही इतनी शानदार खुशबू आ रही कि दिल खुश हो गया। चलो सब मिलकर एक साथ बैठकर आराम से खाना खाते हैं। घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और कनिका एक एक करके सबके सामने थाली लगाने लगती है। विक्रम और राहुल खाना खाते हुए तारीफ शुरू करते हैं। भाभी, आज आपने ये जो मटर मेथी मलाई की सब्जी बनाई है ना, इसका स्वाद सच में लाजवाब है। होटल का खाना भी इसके आगे फीका है। सही कहा भैया, हमारी भाभी के हाथों में तो वाकई कोई जादू है। वो जो भी बनाती है उसका स्वाद हमेशा सबसे अलग और बेहतरीन ही होता है। भगवान करे जब इन दोनों देवरों की शादी हो और बहुएं घर में आए तो वो भी कनिका की तरह ही घर संभालने वाली हो। हाँ वो तो ठीक है, पर इस बार रिश्ता किसी गरीब घर से नहीं होगा, हमारी तरह अमीर लोगों से होगा। माँ, आप हर बात में भाभी को गरीब होने का ताना क्यों देती हैं? कनिका भाभी अब इस घर की बहू हैं, वो गरीब कैसे हो सकती हैं? भाभी, आप मम्मी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप मेरे हाथ से ये एक निवाला खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राहुल प्यार से कनिका की तरफ खाना बढ़ाता है और सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। हाँ, मुझे याद आया कि हमारे परिचितों में तो बहुत अच्छे परिवारों से लड़कियों के रिश्ते आए हैं। तुम दोनों भाइयों को उन रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए। रात का खाना खत्म होने के बाद सब लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह परिवार के सभी सदस्य लड़की देखने जाने की तैयारी करने लगते हैं। अरे भाभी, आप भी तो हमारे साथ लड़की देखने के लिए चल रही है ना? हाँ भाभी, आपके बिना कैसे सब कुछ ठीक से तय हो पाएगा? नहीं देवर जी, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और घर के भी बहुत सारे जरूरी काम बाकी हैं। आप लोग जाइए। परिवार के सभी लोग गाड़ी में बैठकर लड़की देखने के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के गेट बंद होते ही कनिका तेजी से रसोई की तरफ दौड़ती है। बस अब मेरे पास मुश्किल से 1 घंटे का समय बचा है। मुझे जल्दी से 4 टिफिन तैयार करके तुरंत उस पते पर भेजने होंगे। कनिका फुर्ती से आटा गूंथती है, सब्जियां काटती है और अंडे आलू की सब्जी, चावल, रोटी, दाल, साथ में पापड़, अचार और सूजी की खीर फटाफट से तैयार कर लेती है और फिर खाना चारों टिफिन में भरकर उसे पैक करके उसे एक झोले में रखकर दरवाजे से बाहर निकल रही होती है। तभी किसी का कॉल आता है, कनिका फोन पर बात करते हुए। हाँ भैया, मैं टिफिन लेकर बिल्कुल तैयार हूँ। आप जल्दी से ऑफिस के बाहर आ जाइए, मैं घर से निकल रही हूँ। कनिका ऑटो लेकर एक ऑफिस के बाहर पहुंचती है जहां एक आदमी को वो चारों टिफिन देते हुए। ये रे भैया आपके 4 टिफिन, अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ बहन जी, लाइए, मुझे मेरे चारों टिफिन दे दीजिए और ये मैं आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अपना टिफिन लेता है अमन और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता है। कनिका तुरंत वो पैसे एक नंबर पर ट्रांसफर कर देती है और साथ ही एक मैसेज भी कर देती है। इन पैसों से उनका इलाज करवा लेना। उसके बाद कनिका जल्दी जल्दी ऑटो लेकर घर वापस आती है और घर में घुसते ही वो देखती है कि सभी लोग लड़की देखकर वापस आ चुके हैं। सुमित्रा कनिका को देखकर, अरे बहू, तू इतनी देर से कहाँ गायब थी? हमें आए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं लेकिन तेरा कुछ पता ही नहीं है। वो माँ जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई थी। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। अरे भाभी, आप इतनी सहमी हुई क्यों बोल रही हैं? अगर तबीयत खराब थी तो आपको आराम करना चाहिए था, ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। चलिए वो सब छोड़िए देवर जी, आप तो ये बताइए कि लड़की देखने का कार्यक्रम कैसा रहा? क्या आप लोगों को लड़की पसंद आ गई? अरे भाभी, लड़की सच में बहुत अच्छी है और परिवार वालों ने भी रिश्ता पक्का कर दिया है। अब इस घर में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं आप दोनों की इस नई शुरुआत के लिए दिल से बहुत खुश हूँ। शाम ढलने के बाद कनिका अपने कमरे की अलमारी ठीक करते हुए अपने आप से, अरे राम, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई कि कपड़े भी अभी तक छत पर ही सूख रहे हैं। अगर समय पर नहीं उतारे तो रात की ओस से वो फिर से गीले हो जाएंगे। कनिका तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचती है और कपड़े समेटने लगती है। तभी नताशा वहां आकर, भाभी, अब आप अपना टाइम यहाँ वहाँ पास ही करती रहेंगी या खाना भी बनाएंगी? सबको बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी। कनिका नीचे आती है और रसोई में जाकर खाना बनाती है। फिर डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही नताशा रसोई में आकर, वाह भाभी, आज रसोई से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है।
क्या कुछ खास बनाया है आपने? नहीं नताशा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस रोज की तरह साधारण सा नाश्ता तैयार किया है। तुम लोग बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता मेज पर लगाती हूँ। नताशा चली जाती है और कनिका चुपचाप पनीर की सब्जी में पनीर डालते हुए मन ही मन, मुझे जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी, कुलचे और ये फ्राई चावल बनाकर टिफिन में पैक भी करना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं फूड डिलीवरी कर रही हूँ तो पता नहीं वो क्या करेंगे। कनिका पनीर की सब्जी, फ्राई चावल और कुलचे बनाकर तैयार कर देती है और वो तीनों टिफिन में खाना पैक कर देती है और पीछे का दरवाजा खोलकर पीछे आंगन में रख देती है। फिर दरवाजा बंद करके बाकी खाना वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर आकर एक साथ नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करते हुए सुमित्रा कनिका से, अरे बहू, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है। सब्जी खत्म हो गई है, तेरे ससुर जी की प्लेट में सर्व कर। जी माँ जी। सभी लोग खाना खा लेते हैं। जैसे परिवार के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होकर घर से बाहर निकलते हैं, कनिका तुरंत पिछले आंगन में रखे तीनों टिफिन उठाते हुए, अब मुझे बिना एक पल भी गंवाए अपने लंच बॉक्स की डिलीवरी देनी ही होगी। कनिका तेजी से बाहर निकलती है और एक ऑटो लेकर ऑफिस के बाहर पहुंचती है और कर्मचारी को तीनों टिफिन थमाते हुए, ये लीजिए भैया, आपके 3 टिफिन के ऑर्डर दिए थे, आपके ऑर्डर के मुताबिक सारा खाना बनाकर लाई हूँ। जी, मैं तुरंत ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। कनिका टिफिन देकर वापस आ जाती है और पंकज टिफिन लेकर ऑफिस की कैंटीन में आता है और टिफिन खोलते हुए अपने दोस्तों से, लो भाई, आज तुम दोनों का घर से टिफिन नहीं आया था ना। मैंने बाहर से 3 स्पेशल टिफिन मंगवाए हैं, एक बार खाकर देखो, इसका स्वाद उंगली चाटने पर मजबूर कर देगा। सभी दोस्त खाना खाने लगते हैं। उसी समय इत्तेफाक से दीवान जी राघव के साथ उसी कैंटीन में चाय पीने के लिए आते हैं। हवा में उड़ती हुई उस खाने की खुशबू सीधी उनकी नाक से टकराती है। अरे भाई, ये महक तो बिल्कुल हमारे घर के खाने जैसी जानी पहचानी लग रही है। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरा चलकर पूछते हैं कि ये खाना कहाँ से आया है। दीवान जी आगे आकर पंकज से, यह खाना, ये स्वाद तो हूबहू हमारे ही घर की रसोई जैसा है। सच सच बताओ, ये टिफिन तुमने शहर में किस केटरर या होटल वाले से मंगवाया है? अरे मालिक, ये तो हमें शहर के एक साधारण महिला टिफिन सेवा से मिलता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनका नंबर दे सकता हूँ। पंकज दीवान जी को कनिका का नंबर देता है। दीवान जी कनिका का नंबर देखते ही सब समझ जाते हैं। वो राघव के साथ तुरंत घर पहुंचते हैं और गुस्सा होते हुए, सुमित्रा, जरा अपनी इस बहू को और इसकी करतूतों का कच्चा चिट्ठा खुद अपनी आंखों से देख लो। आज इसने हमारी नाक पूरे शहर में कटवा दी है। जी क्या बात है, आप इस तरह से आग बबूला क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी बहू हमारी मना करने के बाद भी चुपके चुपके लंच बॉक्स की डिलीवरी कर रही है। दीवान जी सुमित्रा को सारी बातें बताती हैं। ये सब सुनकर सुमित्रा गुस्सा होते हुए, तुझे कितनी बार समझाया था कि हमारे खानदान की बहुएं बाजार में टिफिन बेचने का घटिया काम कभी नहीं करेंगी, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने लंच बॉक्स की डिलीवरी की। आज के बाद इस घर की चौखट से बाहर खाने का एक भी डिब्बा नहीं जाना चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। गुस्से में चिल्लाते हुए दीवान जी और सुमित्रा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। कनिका रोते हुए बेबस होकर अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है। तब राघव, कनिका, तुम मेरी नाक कटवाने पर क्यों तुली हुई हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि माँ और पिताजी की मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करो, पर तुम तो कि सुनते ही नहीं हो। राघव गुस्सा होते वहां से चला जाता है। तब कनिका पुरानी यादों में खो जाती है। कनिका हाथों में टिफिन का छोटा सा डिब्बा लिए पार्क में राघव से मिलने के लिए पहुंचती है। राघव उसे देखकर गुस्सा होते हुए, कनिका, मैं दफ्तर से सीधे तुमसे यहाँ मिलने आता हूँ और तुम हमेशा काम में उलझी रहती हो। राघव, तुम तो जानते ही हो कि मेरे पूरे परिवार का गुजर बसर मेरे इन्हीं टिफिन के पैसों से चलता है। मेरे माता पिता के पास इसके सिवा आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है। मैं तुम्हारी सारी मजबूरियां समझता हूँ कनिका, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर राघव, तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं, उन्होंने मेरी इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया, तो फिर वे हमारी शादी के लिए कैसे तैयार होंगे? देखो कनिका, वो तो कभी नहीं मानेंगी। हम ऐसा करते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। कनिका राघव की बात मान लेती है। राघव के साथ वो अपने माता पिता के पास जाकर सारी बातें बताते हुए, पिताजी, हम दोनों अब कानून के दायरे में रहकर शादी करना चाहते हैं। आप दोनों मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरा जीवन संवर सके। बेटी, हम गरीब जरूर हैं, पर अपनी इकलौती संतान की ऐसे चोरी छिपे शादी कैसे करवा दे? पिताजी, कम से कम ससुराल वालों का ना सही, लेकिन मुझे मेरी शादी पर मायके वालों का आशीर्वाद तो मिल जाए। देवेश और मानसी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग कोर्ट पहुंचते हैं और कनिका और राघव की शादी हो जाती है। शादी के बाद सभी लोग राघव के घर पहुंचते हैं। उन्हें इस तरह देखकर और सारी बातें जानकर सुमित्रा गुस्सा होते हुए, बिना हमारे परिवार की मर्जी के तू इस गरीब घर की लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आया। इस घर की चौखट पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुरंत इस घर से निकल जाओ। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? अब कनिका इस घर की बहू है और हम दोनों यहीं रहेंगे।
कनिका के माता पिता ने जानबूझकर तेरी शादी अपनी बेटी से करवाई ताकि वो अपनी गरीब बेटी को इस अमीर घर की बहू बना सकें। कनिका के माता पिता सफाई देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित्रा उन्हें अपने दरवाजे से बेइज्जती करके जाने के लिए कह देती और कनिका का उनसे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर देती है। कनिका वर्तमान की कड़वी सच्चाई में वापस लौट आती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद घर में 2 नई देवरानियां बहुएं बनकर प्रवेश करती हैं। उनका गृह प्रवेश करवाते हुए नताशा, आइए आइए भाभी, आप दोनों का स्वागत है। आज लग रहा है कि घर में हमारी बराबरी की बहुएं आई हैं। बहुओं से थोड़ी देर बात करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों नई देवरानियां रसोई में खाना बनाते हुए आपस में बातें करती हैं। नैना, मुझे तो खाना बनाने से बहुत डर लगता है। अगर आज हमारे हाथ का खाना सासू माँ को पसंद नहीं आया तो? हाँ दीदी, सही कह रही हो। हम दोनों ने कभी इतने बड़े परिवार के लिए एक साथ खाना नहीं बनाया। भगवान जाने आज क्या होगा। तभी कनिका वहां आकर उनकी बातें सुन लेती है और फिर, तुम दोनों बिल्कुल घबराओ मत। जब तक मैं इस रसोई में मौजूद हूँ तुम लोगों को किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो मिलकर काम शुरू करते हैं। कनिका अपनी दोनों देवरानियों के साथ खाना बनाने में लग जाती है। वो चिकन बिरयानी, अंडा कोरमा, वेज पुलाव, रोटी चावल के साथ अलग अलग तरह के डिशेस बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना देखकर खुश होते हुए, अरे आज का ये खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तुम दोनों ने खाना सच में अच्छा बनाया। ये सारा कमाल हमारी जेठानी जी का है। उन्होंने ही हमें हर एक चीज बहुत बारीकी से सिखाई, तभी हम इतना अच्छा खाना बना पाए हैं। अपनी नई बहू के मुंह से कनिका की तारीफ सुनकर सुमित्रा, दीवान जी और नताशा तीनों जल जाते हैं, जबकि राघव और उसके दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर में दोनों देवरानियां कनिका के कमरे में आकर, जेठानी जी, आप हमेशा इतनी उदास और अकेली क्यों बैठी रहती है? हमसे तो बात भी नहीं करती। हाँ भाभी, कुछ तो बताइए, आखिर बात क्या है? आखिर हम भी तो आपकी बहनों की ही तरह हैं। हम आपको नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? कनिका नीलम और नैना की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और रोते हुए उन्हें सारी बातें बता देती है। दरअसल कनिका के पिता बीमार रहते हैं, इसलिए वो ससुराल वालों से छुप छुप कर टिफिन सर्विस का काम करती थी ताकि अपने परिवार का खर्चा चला सके और अपने पिता का इलाज करवा सके। सारी बातें सुनकर नीलम, हमारे ससुराल वाले तो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपके मायके वालों को आपकी जरूरत है और खुद का काम करना गर्व की बात है, न कि शर्म की बात। हाँ भाभी, हम दोनों आपके साथ पूरी ताकत से खड़ी हैं। आप बस चुपचाप अपना काम कीजिए, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। अगले दिन से योजना के मुताबिक दोनों देवरानियां अपनी जेठानी के साथ मिलकर खाना बनाने के लिए किचन में पहुंचती हैं। तब नीलम, वैसे आज आपके लंच बॉक्स के लिए हम कौन सी डिशेस बनाने वाले हैं? रोज रोज नई नई डिशेस बनाना सोचना तो बड़ी मुश्किल का काम होता होगा ना? इतना भी मुश्किल नहीं है, इसका हल मेरे पास है। रुको, मैं अभी आती हूँ। कनिका अपने कमरे में जाती है और वहां रखी हुई एक डायरी उठाकर रसोई में लाती है और अपनी देवरानियों को देते हुए, ये मेरी रेसिपी डायरी है। इसमें मैंने अलग अलग तरह की रेसिपीज और उनके नाम मेंशन कर रखे हैं ताकि जब भी मुझे बनाना हो तो मुझसे कोई गलती ना हो। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। चलिए हम इसमें से देखकर आज अच्छी अच्छी डिश आपके लंच बॉक्स के लिए तैयार करेंगे। डायरी खोलकर देखने के बाद तीनों बहुएं रसोई में बहुत सारा खाना एक साथ बनाना शुरू कर देती हैं। उसी समय सुमित्रा अचानक रसोई में आकर शक भरी नजरों से देखते हुए, अरे बहुओं, आज रसोई में इतना सारा आटा क्यों गूंथा जा रहा है और इतनी सारी सब्जियां एक साथ क्यों काटी जा रही है? क्या घर में कोई दावत है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सोच रहे थे कि आज सबके लिए पूरियां और पकवान बनाए जाए और थोड़ा सा आटा फ्रिज में रख देंगे ताकि शाम को भी रोटियां बन जाए। अच्छा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ। सुमित्रा चली जाती है। उसके जाते ही कनिका जल्दी से खाना बनाकर फूली फूली पूड़ियाँ, आलू गोभी की सब्जी, चावल, रोटी, दाल और सूखी मिर्च की चटनी लंच बॉक्स में पैक कर देती है और पीछे के दरवाजे से लंच बॉक्स की डिलीवरी देने निकल जाती है। वो वेन्यू पर पहुंचकर लंच बॉक्स देते हुए, भैया आज मैंने 5 टिफिन बिल्कुल समय पर पहुंचा दिए हैं। आप तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अरे कनिका जी, आपके हाथों के बने इस खाने की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमारे सभी साथियों को आपका ये टिफिन बहुत पसंद आता है। तारीफ करते हुए मोहन कनिका को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। कनिका पेमेंट अपनी माँ को ट्रांसफर कर देती है और जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से अपने घर पहुंचती है। उसे देखकर नताशा, अरे बड़ी भाभी, आप इतनी धूप में पिछले दरवाजे से चुपचाप क्या करने गई थी? सच सच बताइए, आप इस घर में कौन सा नया खेल खेल रही हैं? वो नताशा, बात यह है कि मुझे थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बस ताजी हवा खाने के लिए आंगन में टहलने चली गई थी, और कुछ नहीं। झूठ बोलने की पुरानी आदत आपकी कभी नहीं जाएगी। माँ के आते ही मैं ये सारी बात उनके सामने जरूर खोलकर रख दूंगी, फिर देखना क्या होता है। तभी नीलम और नैना वहां आकर नताशा से, अरे नताशा, कैसी बात कर रही हो? हमने ही भाभी को बाहर घूमने के लिए कहा था और हमने डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा दिया है। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं।
ऐसा कहकर नीलम नताशा को बहला देती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और कनिका अपनी दोनों देवरानियों के सपोर्ट से चोरी छुपे लंच बॉक्स बनाकर उसकी डिलीवरी देने लगती है और आए हुए पैसों से अपने पिता का इलाज और मायके का खर्च चलाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कनिका अपनी देवरानियों के कमरे में आकर, आज तो लंच बॉक्स की डिलीवरी के लिए सब्जियां और सामान खत्म हो गया है, हमें बाजार से जाकर सब्जियां और बाकी का सामान लाना होगा। ठीक है जेठानी जी, चलिए हम तीनों शॉपिंग करके ले आते हैं। तीनों तैयार होकर हॉल में आती हैं और नीलम अपनी सास से, माँ जी, घर में सब्जियां और रसोई का सामान खत्म हो गया है, तो हम तीनों सामान बाजार लेने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ जल्दी वापस आ जाना। तीनों बहुएं बाजार जाती हैं और वहां से सब्जी और राशन का सामान खरीद लेती हैं। वापसी में कनिका देखती है कि उसकी माँ ऑटो से उतर रही है। उन्हें देखकर कनिका दौड़कर अपनी माँ के पास आते हैं। उसकी देवरानियां भी उसके पीछे आती हैं। तब कनिका अपनी माँ से, माँ कैसी हैं आप, और पिताजी कैसे हैं? बेटा, तेरे पिताजी को अस्थमा का अटैक आया था, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि उनको लगातार ट्रीटमेंट की जरूरत है। तू परेशान ना हो जाए, इसीलिए मैंने नहीं बताया तुझे। कनिका अपने पिता की हालत सुनकर और दुखी हो जाती है। तब उसकी दोनों देवरानियां आगे आकर कनिका की माँ से, आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितने भी पैसे लग रहे हैं आप लगाइए, हम आपको पैसे ट्रांसफर करते रहेंगे और जल्दी ही जेठानी जी भी आप लोगों से मिलने आएंगी। मानसी कनिका की देवरानियों का सपोर्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बात करके कनिका अपनी देवरानियों के साथ घर आ जाती है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। कनिका और उसकी दोनों देवरानियों को देखकर दीवान जी गुस्से में, आ गए तुम लोग? हमें पता चल चुका है कि तुम लोग तीनों चोरी छुप के लंच बॉक्स की डिलीवरी कर रही हो। बड़ी बहू, शर्म नहीं आती तुम्हें, इतने बड़े खानदान की बहू होकर ऐसा छोटा काम करते हुए? तुझे मैंने मना किया था ना कि आज के बाद दोबारा कभी लंच बॉक्स की डिलीवरी मत करना, तुझे समझ में नहीं आती? माँ जी, पिताजी, आप लोग बिना वजह बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? अगर भाभी अपने मायके की मदद के लिए टिफिन का काम कर रही हैं तो उसमें गलत क्या है? नीलम सही कह रही है। माँ और पिताजी, आप लोग हमेशा भाभी पर ही क्यों बरसते रहते हैं? क्या एक बेटी का अपने बीमार पिता का खर्च उठाना कोई अपराध है? आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हमारे खानदान में बहुएं टिफिन नहीं बेचा करती। मैं तो हमेशा से कहती थी कि राघव भैया ने गरीब घर की लड़की लाकर बहुत बड़ी गलती की है। चुप हो जाओ नताशा, तुम्हें आग लगाने के सिवा और कोई काम आता भी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बड़ी भाभी को हमेशा उसकी गरीबी के ताने देते हुए। आज हम साफ साफ कह रहे हैं, इस घर में ये लंच बॉक्स का व्यापार अब एक पल भी नहीं चलेगा। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो हम इसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। पिताजी, आप लोग क्यों जेठानी जी को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं? आखिर वे अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही है तो इसमें गलती क्या है? और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हमारे पास भी कानून का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। दोनों देवरानियों की ऐसी बेबाक और देबंग बातें सुनकर सुमित्रा और दीवान जी सन्न रह जाते हैं। राघव चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर ये सारा ड्रामा देखता रहता है। थोड़ी देर बाद राघव अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को समझाते हुए, कनिका, तुम क्यों इन सब की बातों को नहीं समझती हो? थोड़ा वक्त शांत बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरह बगावत मत करो। राघव, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, पर आज मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। मुझे किसी की धमकी से कोई डर नहीं लगता है। राघव कनिका की बात सुनकर चुप हो जाता है। अगले दिन से कनिका अपनी देवरानियों की मदद से अपनी सास, नंद और ससुर की मर्जी के खिलाफ लंच बॉक्स बनाकर उसकी डिलीवरी देने का काम चालू रखती है और आए हुए पैसों को वो अपने पिता के इलाज के लिए अपनी मां को ट्रांसफर करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलम कनिका के साथ लंच बॉक्स तैयार करवाते हुए कनिका से, जेठानी जी, अब तो हमें लंच बॉक्स के ज्यादा ऑर्डर आने लगे हैं। मुझे लगता है कि हमें बाहर एक हॉल किराए पर ले लेना चाहिए। उसी समय विक्रम और राहुल रसोई के दरवाजे पर आकर उनकी बातें सुनते हुए, ये आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, हम दोनों भाई भी यही सोच रहे थे, इसलिए हमने शहर के बीच में ही एक हॉल का पता कर लिया है। उसका किराया 10,000 रुपए है। आप लोग आराम से वहाँ अपना लंच बॉक्स डिलीवरी का काम कर सकते हो। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। देर किस बात की है, हम आज ही अपना लंच बॉक्स डिलीवर करने के बाद उस हॉल में चलकर वहाँ का सेटअप देख लेते हैं। बातें करते हुए कनिका और उसकी दोनों देवरानियां अलग अलग तरह की डिश बनाकर लंच बॉक्स में पैक कर लेती हैं और उसे झोले में रखकर हॉल में आती हैं। तब उन्हें देखकर सुमित्रा, कहाँ जा रही हो तुम तीनों? तुम्हारे ये लंच बॉक्स का काम कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसे इसी वक्त बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप पुराने जमाने की दबी कुचली बहुओं से नहीं बल्कि नए जमाने की आत्मनिर्भर बहुओं से बात कर रही हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमें धमकी देना बंद कर दीजिए, वरना हमें पुलिस कार्रवाई करनी होगी। चलिए जेठानी जी, आपको आपका काम करने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए, हमें देर हो रही है। तीनों बहुएं बाहर निकल जाती हैं और उनके पीछे दोनों भाई भी बाहर निकल आते हैं। राघव और उसके माता पिता के साथ नताशा खड़े होकर देखते रह जाती है। लंच बॉक्स की डिलीवरी देने के बाद पांचों उस किराए के हॉल में पहुंचते हैं। उसे देखकर कनिका,
ये हॉल तो सचमुच बहुत अच्छा है। इसकी लोकेशन भी शहर के बीचों बीच है, तो इस बड़े हॉल में हम ना सिर्फ लंच बॉक्स बना पाएंगे बल्कि कुछ जरूरतमंद औरतों को काम भी दे पाएंगे और इस तरह हमारा व्यापार भी बड़ा हो जाएगा। वाह भाभी, आपका ये आइडिया सच में कमाल का है। अब ना सिर्फ आपके मायके की मदद होगी बल्कि दर्जनों बेसहारा महिलाओं को भी रोजगार मिल पाएगा। कनिका अगले दिन से काम पर लग जाती है। हॉल में तीनों मिलकर लंच बॉक्स बनाती हैं और डिलीवरी भी करती हैं। एक दिन कनिका अस्पताल पहुंचकर हॉस्पिटल का बिल भरती है और फिर अपने माता पिता को गले लगाते हुए, माँ मुझे बहुत खुशी है कि पिताजी ठीक हो गए। अब आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए और जितना भी आप लोगों का खर्चा होगा मैं दूंगी, आप चिंता मत करना। उसके माता पिता खुश होकर अपने घर लौट आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कनिका का ये टिफिन व्यापार एक बड़े बिजनेस का रूप ले लेता है और शहर भर में उसकी इस सेवा की चर्चा होने लगती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक दिन एक मीनाक्षी नाम की औरत उस हॉल में आकर देखती है कि वहां कई गैस चूल्हे रखे हुए थे। आटा गूंथने और रोटी बनाने की मशीन भी लगी हुई थी। कुछ औरतें मशीनों से आटा गूंथ रही थी तो कुछ रोटियां बेल रही थी और कुछ सब्जी काट रही थी। पास ही कनिका और उसकी देवरानियां खड़ी होकर उन्हें डायरेक्शन दे रही थी। ये सब देखकर मीनाक्षी खुश होते हुए कनिका से, बहन कनिका, मेरे घर में भी खाने के लाले पड़े थे और पति से अनबन के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आपने मुझे काम देकर मेरी जिंदगी बचा ली। बहन तुम बिल्कुल मत घबराओ, यहाँ काम करने वाली हर महिला मेरी अपनी बहन जैसी है। इनकी तरह तुम भी यहाँ पर काम करो और आत्मनिर्भर बनो। मीनाक्षी खुश होकर काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जरूरतमंद और मजबूर महिलाएं वहां जाकर काम मांग रही थी और इस तरह तीनों देवरानी जेठानी न सिर्फ उन्हें काम दे रही थी बल्कि उनके दुख भी बांट रही थी। अब उनके पास एक नहीं बल्कि पूरे शहर में 4 हॉल हैं जहां से लंच बॉक्स की डिलीवरी हुआ करती थी और डिलीवरी देने के लिए कुछ डिलीवरी बॉयज भी थे जो कि साइकिलों से घूम घूम कर ऑफिस, कॉलेज और अलग अलग जगह पर डिलीवरी दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद एक शहर के बड़े सभागार में महिला उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन होता है। पूरे शहर की प्रतिष्ठित हस्तियां वहां अपनी सीटों पर बैठी होती हैं। आज हम इस मंच पर उस असाधारण नारी को सम्मानित करते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं जिसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना परिवार संभाला बल्कि हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कनिका जी का। सभागार में बैठी हजारों महिलाओं की जोरदार तालियों के बीच कनिका मंच की तरफ बढ़ती है। इधर राहुल विक्रम से, सच में भैया, आज साबित हो गया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भाभी ने आज सच में इतिहास रच दिया है। सुमित्रा दीवान जी और नताशा मुंह फेर कर अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर खीज और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। राघव अपनी जगह पर शांत बैठा सब देखता रहता है। उधर स्टेज पर कनिका अवार्ड लेते हुए माइक पर, मैं इस सम्मान का पूरा श्रेय उन सभी संघर्षरत महिलाओं और अपनी दोनों देवरानियों को देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कठिन सफर में हर कदम पर मेरा साथ निभाया। हॉल में बैठी पूरी पब्लिक खड़े होकर तालियां बजाकर कनिका का स्वागत करती है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब कनिका मंच से नीचे उतर कर आती है तो राघव अपनी जगह से उठता है और सीधे अपनी पत्नी के सामने आकर खड़ा होते हुए, कनिका, आज तक मैं तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया और हमेशा घर के दबाव में तुम्हें रोकता रहा। आज तुम्हारी इस महान सफलता ने मेरी आंखें हमेशा के लिए खोल दी हैं। राघव, आज मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि कम से कम अब तुमने मेरे संघर्ष और मेरी सच्चाई को दिल से स्वीकार तो कर लिया है। कनिका के सास ससुर और नंद इस बात से अभी भी खुश नहीं थे, लेकिन उसका पति, दोनों देवरानियां और दोनों देवर उसकी खुशी में बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ हॉल में बैठे हुए कनिका के माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश थे।